हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का 12वां वीडियो है। इसके पहले 11 वीडियो आ चुके हैं और रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया? पहला विकल्प है मिल मजदूरों ने, दूसरा विकल्प है चाय बागान मजदूरों ने, तीसरा है नील की खेती करने वाले मजदूरों ने और चौथा है किसानों ने। तो गांधी महाराज की जय यह नारा दिया चाय बागान मजदूरों ने। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो चाय बागान के मजदूर ज्यादातर गरीब और हाशिए पर रहने वाले मजदूर थे जिनका ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा शोषण किया जाता था। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के उनके विचारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए चाय बागान मजदूरों द्वारा गांधी महाराज की जय का नारा लगाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो बी विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है सी राजगोपालाचारी, तीसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उन्होंने जून 1948 से जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, ये बात आपको याद रखनी है। और वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और लेखक थे। और गवर्नर जनरल बनने से पहले वह मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। पहला लिखा है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह। बी में लिखा है आकार में यह पांचवा ग्रह है। और सी में लिखा है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इनका क्रम क्या है? सूर्य से सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। इस क्रम में ग्रह हैं। अब इसमें पूछा गया है, हमें कथन दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ग्रह यह हो सकता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी। तो तीसरा ग्रह तो पृथ्वी हो गया। आकार में पांचवा ग्रह है पृथ्वी और ध्रुवों के पास ये थोड़ी चपटी है, यानी कि आपका जो डी विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मंगल जो है ये सूर्य से चौथा है, बुध सबसे निकट है और शुक्र दूसरा है। तो ये आपको याद रखना है। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब। पहला विकल्प है बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, दूसरा है
बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। तीसरा है बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। और चौथा है भूमि का केवल एक छोटा सा भाग ही टूटता या विस्थापित होता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वतों को भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। और भ्रंशोत्थ पर्वत तब बनते हैं, यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वत जब बनते हैं तो एक ही समय में बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा भाग टूटता है और वह विस्थापित भी हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण क्या हैं? वोस्जेस पर्वत, हार्ज पर्वत, ये भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि आप गोम्पा, घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है लद्दाख और चौथा है असम। तो पूछा गया है कि यदि आप गोम्पा, घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? तो लद्दाख की यात्रा करनी होगी। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको गोम्पा, घास के मैदान, हिमनद ये सभी देखने को मिलेंगे। तो सी विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश है ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हिमनद और गोम्पा नहीं देखने के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए ये उत्तर नहीं है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर विविध परिदृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन गोम्पा और घास के मैदान यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। और असम जो है चाय बागानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें सी विकल्प सही है। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? पहला विकल्प है अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है नाइजर और चौथा है जाम्बिया। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अफ्रीका में स्थित है। इसमें जो देश हैं कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, मिस्र है, माली है, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, ये देश यहाँ पर स्थित है, लेकिन जाम्बिया यहाँ पर स्थित नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्थित नहीं है पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? पहला विकल्प है स्थायी पवने, दूसरा है मौसमी पवने, तीसरा है स्थानीय पवने और चौथा है ध्रुवीय पवने। तो लू जो है स्थानीय पवने होती हैं, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह धूल भरी, गर्म और शुष्क ग्रीष्म पवन है। यह एक हानिकारक स्थानीय पवन है, तो ये आपको याद रखना है। और मई और जून के महीनों में पश्चिम से ये चलती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। जो स्थायी पवने होती हैं इनको प्रचलित पवने भी कहते हैं। स्थायी पवने वर्ष भर एक दिशा में लगातार चलती रहती हैं। मौसमी पवनों को आवधिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है और ध्रुवीय पवनों को ध्रुवीय पूर्वी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। और ध्रुवीय पवने ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको बता दिया और इसमें सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? पहला विकल्प है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है मैग्नीज। तो कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो पेट्रोलियम कहलाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? पहला है इस्पात व स्टील उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है रसायन उद्योग और चौथा है ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इस्पात व स्टील उद्योग को
आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मिल्पा, रोका और लद्दांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? पहला विकल्प है स्थानांतरी कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि, तीसरा है रोपड़ कृषि और चौथा है वाणिज्यिक कृषि। तो मैंने आपको बताया है कई बार, जो स्थानांतरित कृषि होती है इसके कई नाम होते हैं और ये मिल्पा, रोका, लद्दांग ये इसी के ही नाम हैं, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? पहला विकल्प है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, दूसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, तीसरा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि और चौथा है पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो पंचायत क्या है? पंचायतें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन निकाय हैं और पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। अब इसमें पूछा गया है कि पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, ये पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है परिषद, दूसरा है वार्ड खंड, तीसरा है खंड और चौथा है क्षेत्र। तो नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? पहला विकल्प है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है गिग इकोनॉमी। तो पूछा गया है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके गतिविधियां की जाती हैं। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी इसके कुछ उदाहरण हैं, तो ये आपको याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो इसमें वे उद्योग शामिल हैं जहां तैयार उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, गन्ना उत्पादन, ये सभी क्या है? ये गतिविधियां जो हैं ये द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या है? तो इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। ट्रकों या ट्रेनों द्वारा परिवहन किया जाने वाला सामान, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और गिग इकोनॉमी क्या है? तो इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय के कारण आने वाले वर्षों में गिग इकोनॉमी बढ़ने की उम्मीद है। और गिग इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें लचीले ढंग से काम करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें अस्थायी अनुबंध होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? पहला विकल्प है खेती, दूसरा है दुग्ध सहकारिता, तीसरा है कॉल सेंटर और चौथा है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। पूछा गया है कि मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो इसमें पहला विकल्प सही है, खेती। क्योंकि खेती कार्य अक्सर मौसमी होता है जिसमें रोपड़ और कटाई का मौसम अस्थायी रोजगार की ओर ले जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है, उसी समय पर मजदूरों को कार्य मिल जाता है खेतों में। फिर जब ये कार्य खत्म हो जाता है तो वो फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है। फिल करना है का होना या लागू करना। पहला विकल्प लिखा है प्रतिनिधित्व
की आनुपातिक व्यवस्था, दूसरा लिखा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और चौथा है क्षेत्रीय प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा। पहला विकल्प है यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है, दूसरा है यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को अधिक संपत्ति में हिस्सा दिलाता है, तीसरा है यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करता है और चौथा है यह पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में पुत्रियों को पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता देता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा, ये पूछा गया है। तो यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी विकल्प इसमें सही है। सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इन सबके बारे में भी याद रखिए, सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है बी पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा विकल्प है टी कृष्णामाचारी और चौथा विकल्प है सी राजगोपालाचारी। तो वही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें पूछ लिया गया है कि कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, तो सी राजगोपालाचारी, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया। पहला विकल्प है 15 अगस्त 1947, दूसरा विकल्प है 26 नवंबर 1947, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो अपनाया गया है पूछा गया है, तो भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, सी विकल्प इसमें सही है। और यदि पूछ लिया जाए कि कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। पहला विकल्प है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दूसरा विकल्प है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश और चौथा है स्थानीय सरकारी निकाय। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। पहला विकल्प है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है नादिर शाह,
तीसरा है अलीवर्दी खान और चौथा है बुरहान उल मुल्क। तो पूछा गया है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान एक प्रभावशाली क्षेत्रीय व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन बंगाल की दीवान या राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? पहला विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा विकल्प है विलियम बेंटिक, तीसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनके बाद यानी कि उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? पहला विकल्प है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पहला विकल्प है नाना साहिब, दूसरा है बाजीराव प्रथम, तीसरा है बाजीराव द्वितीय और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने 1852 में अपने पिता की मृत्यु के बाद खुद को पेशवा कहा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नाना साहिब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एडुसेट से क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प है रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, दूसरा है सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, तीसरा है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है और चौथा है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो एडुसेट को इसरो द्वारा 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारत का पहला समर्पित उपग्रह था और इसे देश के दूर दराज और कम पहुंच वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा विकल्प है कबीर, तीसरा विकल्प है गुरु नानक और चौथा विकल्प है रविदास। तो पंचवाड़ी और बीजक में कबीर दास के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? पहला विकल्प है गुर्जर प्रतिहार काल, दूसरा है राष्ट्रकूट काल, तीसरा है चालुक्य काल और चौथा है गुप्त काल। तो एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है तो यह कृति है राष्ट्रकूट काल की। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट एक राजवंश था जिसने 7वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पहला विकल्प है ब्रह्म समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है सत्यशोधक समाज और चौथा है सेवा समाज। तो कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है।